नमस्कार। दी पब्लिक इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, ये 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें बड़े-बड़े सेफोलॉजिस्ट, बड़े-बड़े यूट्यूब के एंकर्स अपना-अपना अनुमान लगा रहे हैं। कुछ लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, वो ये आंकलन नहीं कर रहे हैं कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये ट्रेंड है। और कुछ लोग सीटों का अनुमान लगा रहे हैं। योगेंद्र यादव जी का भी मैंने आंकलन सुना, उन्होंने बताया कुछ। प्रशांत किशोर जी का भी आंकलन सुना। मैंने जो सुधीर चौधरी हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनकी फेस को रीड करने का और जो उनका आंकलन का तरीका है, उसको देखने का प्रयास किया। मैंने जितने भी ये सेफोलॉजिस्ट हैं और जितने यूट्यूबर्स हैं और मेन स्ट्रीम मीडिया हैं, इनके लोगों ने जो कहा, उन सब में जो मार्केट नॉइसेज हैं उसको निकाल कर उसका निचोड़ निकालने की कोशिश की। हरियाणा में मैं स्थित हूं। हरियाणा में जो मैंने प्रतिक्रियाएं देखी और जो वोटर्स के मैंने रिस्पॉन्सेज देखे और जो उनके फेस एक्सप्रेशंस देखे, उसके आधार पे, और दिल्ली के वोटर्स का जो रुझान देखा और अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों के अगर जो उनकी प्रतिक्रियाएं हैं उसको नोट करके उसका एक कंप्लीट एनालिसिस किया जाए, तो मैंने ये पाया हरियाणा के अंदर और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा रोष भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने छिपा रखा था। जो हम लोगों का आंकलन था कि जनता डरी हुई है, जनता ये नहीं चाहती कि उनके घर में पुलिस आए, उन्हें परेशान करे, ईडी आए और परेशान करे और बिना किसी आरोप के उनको जेल के अंदर डाल दे। तो जनता डरी हुई थी। जो लोग माननीय मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की छत्र छाया में थे, वो निर्भीक होकर बोल रहे थे, वो दबंगई से बोल रहे थे और बाकी लोग शांत बैठे थे। जो लोग खुला विरोध करना चाहते थे वो भी डरे हुए थे, दबे हुए थे, और जो फेंस सिटर्स थे वो ये अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कि चुनाव में आखिर हो क्या रहा है। इसलिए एक डोमिनेशन था 2 महीने पहले तक। वो लोग जो मोदी जी के पक्ष में बोलते थे, वो हर जगह जो डेलिब्रेशंस होते थे, जो नैरेटिव होते थे, उसको कंट्रोल करते थे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, तो जैसे जैसे दिन बीते, ये देखा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो डोमिनेंट सेक्शन था, वो धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रियाओं की उग्रता कम होने लगी और जो लोग इंडिया गठबंधन के साथ थे वो भी बराबरी का विचार विमर्श और अपनी बात को मजबूती से रखने का प्रयास करते दिखे। और जो फेंस सिटर्स थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगा कि धीरे धीरे वो खुलने लगे। जिस दिन वोटिंग हुई तो ये देखने का अवसर मुझे मिला दिल्ली की सीटों पे और हरियाणा की सीटों पे कि लोगों ने जो रोष दबा रखा था, उस रोष का प्रकटीकरण उन्होंने वोट देके किया। अच्छा, ये रोष एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको देखना चाहिए। इस बार का रोष भारतीय जनता पार्टी से जितना था, उससे ज्यादा माननीय मोदी जी के और अमित शाह जी की और गुजरात लॉबी के विरोध में था। मतलब ये बड़ी विचित्र बात मैंने देखी, क्योंकि बीजेपी का जो इस समय मुख्य एनर्जी का स्रोत है वो माननीय मोदी जी हैं, और 2014 और 2019 के चुनाव जीते ही भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के चेहरे पे थे, और एक प्रकार मोदी जी के चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रकार से पीछे छोड़ दिया था। अब ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की बात नहीं होती थी, अब माननीय मोदी जी की गारंटी की बात होती थी। हर जगह प्रोजेक्शन केवल माननीय मोदी जी का पोस्टर्स पे, बैनर्स पे, हर जगह होता था। जो कैंडिडेट था वो शायद पीछे रहता था और सामने माननीय मोदी जी होते थे, तो सारा सोर्स जो लगाया था, जो प्रोजेक्शन हुआ था, वो माननीय मोदी जी का हुआ था भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने
किसानों के साथ जब किसान बिल आए तो किया। और माननीय मोदी जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का दोष लगता है, मुझे कम लगता है, लेकिन माननीय मोदी जी की जो इमेज थी, एक भी स्ट्रांग लीडर की इमेज थी, वो धूमिल न हो, लोगों में ये मैसेज न जाए कि माननीय मोदी जी झुक सकते हैं। तो शुरू शुरू में जितने मोदी जी के समर्थक थे वो कहते रहे कि नहीं, मोदी जी ने जो कर दिया, जो किया है वो सोच समझ के किया होगा और ये कानून वापस नहीं होंगे। मोदी जी भी नहीं चाहते थे कि उनकी जो ये स्ट्रांग मैन की इमेज है वो कमजोर हो, तो वो भी टिके रहे, किसान भी अडिग रहे। माननीय मोदी जी ने सोचा था कि 13 महीने तक ये क्या बैठेंगे, तो थक हार के जब इनके भूख लगेगी खेतों में इनको बुलाएंगे तो ये वापस चले जाएंगे और इतना बड़ा संघर्ष ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन विश्व का सबसे बड़ा संघर्ष किसानों ने दिल्ली के चारों तरफ किया। 13 महीने बैठे, 700 किसानों की शहादत हुई, गर्मी बरसात जाड़ा उन्होंने झेला, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया और अंत में माननीय मोदी जी को किसानों के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने किसान बिल वापस लिए, इमेज तो धक्का तो लगा और किसानों को यह आभास हुआ कि इस आदमी को झुकाया जा सकता है। किसानों के अंदर जिस प्रकार से शहादतें हुई थी 700 किसानों की, जिस प्रकार से 13 महीने उन्होंने झेला था और जिस प्रकार से उनको आतंकवादी और खालिस्तानी कहा गया था, दर्द तो था। फिर 6 महीने पहले जब पंजाब के और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली मार्च करने का प्रयास किया, जैसा उनके साथ हुआ, हरियाणा के बॉर्डर पे हुआ, बोल्डर्स लगाए गए, अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, वो सब हुआ, उससे भी एक क्रोध किसान वर्ग के बीच में, राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश के, जो दिल्ली के आसपास की 500-400 किलोमीटर की रेंज के एरियाज हैं उसके अंदर पनपा। अब ये जो प्रशांत किशोर जी का आंकलन देखता हूं, योगेंद्र यादव जी का देखता हूं, बाकी लोगों के आंकलन को देखता हूं, तो उसके बाद मैं ये प्रयास कर रहा था जानने का, सारी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन को लेके, प्राइमरी इंफॉर्मेशन को लेके, बॉडी रिफ्लेक्सेस को देख के, बॉडी लैंग्वेजेस को देख के, हर चीज को देखकर जो मैं आंकलन करने का प्रयास कर रहा था, जो निष्कर्ष पे मैं पहुंचा हूं, तो 2-3 मुख्य बातें तो मुझे लगी कि जहां जहां किसान आंदोलन का स्ट्रॉन्ग एरियाज थे वहां पे वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है। मतलब वैसे तो वोटिंग कम हुई है, लेकिन जो किसानों के एरिया थे, जहां किसान संघर्षरत थे, वहां वोटिंग ज्यादा हुई है। इसका माने किसानों ने, जहां उनका रोष ज्यादा था, ज्यादा वोट दिया है। शहरों के अंदर वोट कम हुआ है। जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी, जिसमें कहा गया था कि चुनाव आयोग शायद भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए बूथ जो है हाई राइज बिल्डिंग के अंदर लगाएगा, जिससे कि वोट बीजेपी को ज्यादा मिले, ऐसा नहीं हुआ। तो जो हाई राइज बिल्डिंग थे उनके वोटिंग सेंटर दूर पड़े हुए थे, तो वहां वोटिंग कम हुई। जो गरीब वर्ग था, जो कमेरा वर्ग था, जो अल्प मध्यम वर्ग का वोटर था, वो वोट देने ज्यादा आया। जो उच्च मध्यम वर्ग का था या उच्च वर्ग का था, जो वोट देने कम आया। तो टोटल सारांश के आधार पर और जिस प्रकार की सूचनाएं महाराष्ट्र से मिली हैं, जिस प्रकार की सूचनाएं बिहार से मिली हैं, उत्तर प्रदेश से मिली हैं और बाकी दिल्ली हरियाणा का तो मैंने खुद अनुमान लगाया है, मुझे ये लगता है कि जो आंकलन है, जो फाइनल आंकलन मुझे आज की तारीख में लगता है, देखिए असली निर्णय जो लेना है, जैसे मैंने आपसे कहा, मैं भी मूलतः भारतीय जनता पार्टी विरोधी नहीं हूं। मैंने अपने जीवन काल में अगर 10 बार अपना वोट दिया है तो 4 बार मैंने बीजेपी को वोट दिया है, जब अटल बिहारी वाजपेयी चेहरा हुआ करते थे, क्योंकि अटल जी की एक छवि अलग प्रकार की थी। और मैंने कांग्रेस को भी वोट दिया है। लेकिन पिछले 10 साल से, जब से माननीय मोदी जी की वर्किंग स्टाइल को मैंने देखा है, तब से मैंने ये पाया कि मैं पहले बचपन में कांग्रेस विरोधी था, डॉक्टर लोहिया को अपना गुरु मानता था, राजनीतिक गुरु मानता था, समाजवादी योजना सभा का सदस्य था और कांग्रेस विरोधी था। लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो मैंने कार्यप्रणाली देखी और मैंने माननीय मोदी जी के जो वक्तव्य सुने और जो किसानों को जैसे उन्होंने डील किया, जैसे अग्निवीर की योजना लेके आए, जैसे सीनियर सिटीजन का उन्होंने रेलवे कंसेशन को खत्म किया, जिस प्रकार से महंगाई को बढ़ाया, अमीरों को अमीर किया, गरीबों को गरीब किया, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया और जीएसटी को बढ़ाया, उससे मुझे लगा कि माननीय मोदी जी मेरी निगाह में
देश में जो एक धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव का वातावरण है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मेरी निजी भावना थी, जिसकी वजह से पिछले 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2024 के चुनाव हो, मेरी प्रेफरेंस वो प्रेफरेंस नहीं रही जो मेरी बचपन में थी। और मैंने पाया कि एक जनता का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि नहीं चाहता कि देश के अंदर धार्मिक दुर्भाव हो, लोगों के दिमाग में जहर घुले, और उसकी वजह से उन्होंने अपने प्रेफरेंस को चेंज किया। तो मैंने ऐसे लोगों को तो जरूर पाया जो पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, लेकिन इस बार वो इंडिया अलायंस को वोट दे रहे हैं। लेकिन शायद ही मुझे कोई ऐसा आदमी मिला जिसने पिछली बार इंडिया अलायंस को वोट दिया था और इस बार उसने बीजेपी को वोट दिया। और इंडिया अलायंस के बीच में जो अपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स था वो बढ़ा। सभी अपोजिशन के जो क्लोजनेट परिवार थे उन्होंने एक दूसरे का सहयोग किया, जबकि एनडीए गठबंधन में नहीं हुआ, बल्कि एनडीए गठबंधन में चुनाव खत्म होते होते आरएसएस और बीजेपी के बीच में जिस प्रकार का मतभेद दिखाई पड़ा, वो मेरे ख्याल से स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के हिसाब से या किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए समझना बहुत मुश्किल था कि इसके पीछे का कारण क्या है और आरएसएस के बिना बीजेपी कैसे चुनाव जीत सकती है। कम से कम मेरे को ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन जो मेरा आंकलन है, कुछ स्टेट हैं, ये बात सही है, जहां बीजेपी की सीटें बढ़ सकती और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे बीजेपी की सीटें घटेंगी। जो आज के तारीख में लहर दिखाई पड़ रही है, लोगों की प्रतिक्रियाएं दिखाई पड़ रही हैं, जो इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी है वो दिखाई पड़ रहा है, और जनता का जिस प्रकार का रिस्पांस है उससे दिखाई पड़ रहा है। तो जो मैंने आंकलन किया आपके सामने रखता हूं, 4 जून को फिर मैं देखूंगा योगेंद्र यादव जी का सही है, प्रशांत किशोर जी का सही है, या बाकी यूट्यूबर्स का सही है, मेन स्ट्रीम मीडिया का सही है, या अखिल स्वामी का सही है। मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी की 3 सीटें बढ़ सकती, क्योंकि वहां लड़ाई जो है वो वाईएसआर कांग्रेस की और टीडीपी की है। कांग्रेस है, लेकिन कांग्रेस 2-3 सीटों तक सीमित है। भारतीय जनता पार्टी जिसका कोई बेस नहीं था, लेकिन टीडीपी की वजह से हो सकता है कि वो 3 सीटें जीत जाए। आसाम के अंदर हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें ऐड कर ले। बिहार के अंदर जो मुझे लगता है आज के तारीख में जो वहां की लड़ाई बैकवर्ड फॉरवर्ड की हो गई है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के, आरजेडी के और कम्युनिस्टों के बीच का समन्वयन है, उसके हिसाब से बीजेपी बिहार में 8 सीटें लूज कर सकती है, छत्तीसगढ़ में 2 सीटें लूज कर सकती है, गुजरात में 3 सीटें लूज कर सकती है, हरियाणा में 7 सीटें लूज कर सकती है, हिमाचल प्रदेश में 2 सीटें लूज कर सकती है, जिसमें से अवश्यतः मंडी की सीट होगी जहां विक्रमादित्य सिंह की और कंगना रनौत की टक्कर है। मेरे ख्याल से कंगना रनौत बहुत बुरी तरह से चुनाव हारने वाली है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। बाकी वहां की जनता क्या निर्णय लेगी वो तो जनता जाने। झारखंड के अंदर बीजेपी की 2, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, मैं एनडीए अलायंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए मुख्य विषय यह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कितने सीटें मिलती हैं। अगर उसको 273 से ऊपर सीटें मिलती हैं तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 250 तक बनेंगी तो 10% चांस है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और बाकी अलायंस पार्टनर उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर 230 240 सीटें मिलेंगी तो माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि कोई ऐसा कंप्रोमाइज कैंडिडेट होगा, और जो एनडीए के अलायंस पार्टनर्स हैं वो बार्गेनिंग तगड़ी करेंगे, और हो सकता है उन्हीं में से कोई प्रधानमंत्री बन जाए और आरएसएस भी इसमें मदद करे और माननीय मोदी जी को पीछे धकेल दे। नड्डा साहब ने जो आरएसएस के खिलाफ स्टेटमेंट दिया उसकी वजह से। कर्नाटका में मेरे ख्याल से बीजेपी को 12 सीटों का नुकसान होगा। केरला में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में 4 सीटों का नुकसान होगा। महाराष्ट्र में 8 सीटों का नुकसान होगा। उड़ीसा में 4 सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां मुख्य लड़ाई जो है वो बीजेडी और बीजेपी की है, और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी है। 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हो सकता है। पंजाब में बीजेपी की पिछली बार 2 सीटें थी। इस बार जिस प्रकार से पंजाब के किसानों की प्रतिक्रिया है और किसान आंदोलन का प्रभाव है, उसके हिसाब से ये 2 सीटें भी बीजेपी लूज कर सकती है। आपको पता ही होगा कि अमरिंदर सिंह की पत्नी जो चुनाव लड़ रही हैं, उनकी चुनाव सभा में माननीय मोदी जी पहुंचे थे, और अमरिंदर सिंह की पत्नी थी, लेकिन अमरिंदर सिंह उस मीटिंग में नहीं थे। अब उनके मनोभाव और जो उनकी पत्नी ने कहा भी कि
जो गांव के अंदर किसान हमको घुसने नहीं दे रहे, तो आखिर हम कन्विंसिंग कैसे करें। ये वो महिला हैं जो कांग्रेस की सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, और अमरिंदर सिंह ने अरुण जेटली को हराया था, लेकिन आज उनकी ये स्थिति है कि वो गांव में जाके कन्विंसिंग नहीं कर सकते। तो अंदाजा लगा सकते हैं पंजाब की स्थिति क्या है। राजस्थान के अंदर बीजेपी 6 सीटें हार सकती है। तमिलनाडु में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। तेलंगाना में बीजेपी की 5 सीटें बढ़ सकती हैं। सॉरी, तेलंगाना में 5 सीटें बढ़ सकती हैं, क्योंकि वहां जो लड़ाई है, बीआरएस कमजोर हो गई है। वहां पे जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की है। बीआरएस के कुछ बड़े बड़े नेता कांग्रेस में गए हैं, कुछ बड़े बड़े नेता बीजेपी में गए हैं। तो लड़ाई जो है उसमें बीजेपी की भी सीटें बढ़े, उसमें बीजेपी की भी सीटें बढ़ेंगी, कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेगी, और बीआरएस जिसने पिछली बार बहुत सारी सीटें पाई थी वो कम होंगी, लेकिन बीजेपी को फायदा होगा। त्रिपुरा में कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इस प्रकार से टोटल अगर देखा जाए तो 14 सीटें बीजेपी की बढ़ेंगी, 56 सीटें घटेंगी, तो 42 सीटें कम होनी है। 42 सीटें कम होने की वजह से 303 सीटों में से अगर आप 42 सीटें कम कर देते हैं तो आप मेजॉरिटी अपने बल पे 273 से 10-12 सीटें कम हो जाते हैं। अब एक बहुत बड़ा स्टेट मैंने जानबूझकर छोड़ा हुआ है, वह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश पे ही एक हमें अब ये उत्तरदायित्व है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कोएलिशन की सरकार बनेगी, नहीं बनेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसका सारा का सारी जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछली बार उत्तर प्रदेश के अंदर बीएसपी को 10 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 10 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को केवल रायबरेली की सीट मिली थी। तो टोटल मिला के बीजेपी को एक एब्सोल्यूट काफी थंपिंग सपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर मिला था। अब इस बार अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उसी प्रकार का परफॉर्मेंस बीजेपी का होता है और अपोजिशन का होता है, और 273 मार्क्स से 10, 12, 15 सीटें बीजेपी कम रह जाती है, तो इस बात की बहुत संभावना है कि माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए। अब उत्तर प्रदेश से जो सूचनाएं मिल रही हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस प्रकार के कैंडिडेट्स को खड़ा किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे उन्होंने नॉन यादव बैकवर्ड्स को सीटें दी हैं और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतारा है, उससे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में 3 प्रोबेबिलिटी हैं। या तो बीजेपी को 50 सीटें मिलेंगी, या 40 सीटें मिलेंगी, या 30 सीटें मिलेंगी। अगर 50 सीटें मिलती हैं, इसका माने 15 सीटें कम होती हैं, और उसकी वजह से बीजेपी की सीटें जो हैं वो करीब करीब 245 हो जाती हैं। लेकिन जो अभी तक उत्तर प्रदेश से समाचार मिल रहे हैं, जैसे अभी आपको पता ही होगा कि लालजी वर्मा जो बहुत पुराने समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको पुलिस ने सुबह ही सुबह पोलिंग के समय, जिस समय पोलिंग चलने वाली थी, उनके घर में जाके उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इलाहाबाद के अंदर जो रेवती रमन सिंह हैं, जो मंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे और अपने क्षेत्र के 7-8 बार के विधायक रहे, उनके बेटे उज्जवल रमन सिंह कांग्रेस के टिकट पे वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और इसकी प्रतिक्रिया हुई, जैसे ही जनता को यह पता चला कि इस प्रकार से रेवती रमन सिंह के साथ हुआ है, लालजी वर्मा के साथ हुआ है, अचानक वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया। और जो वहां की पुलिस जो अरेस्ट करने पहुंची थी और अरेस्ट करने पहुंची थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लड़ रहा था कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, लेकिन क्योंकि उच्च आदेश हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। राजा भैया ने जिस प्रकार से अंतिम समय में आकर समाजवादी पार्टी का ओपन सपोर्ट कर दिया है, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि इस बार बीजेपी की कम से कम 30 सीटें कम होनी। और आप एक बात समझ लीजिए, ये देखिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर बीजेपी की इस गणना के अनुसार, जो मेरा अनुमान है कि 40 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और 40 सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मिलेंगी, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस इस बार बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, जैसा कि खैर 2009 में हुआ था, वो तो नहीं होगा क्योंकि 22-23 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन अच्छी खासी सीटें इस बार कांग्रेस को मिलने की संभावना है। ऐसी स्थिति में जितने भी अलायंस पार्टनर्स हैं आज बीजेपी के पास,
चाहे वो टीडीपी हो, चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, चाहे वो ओपी राजभर हो, चाहे वो निषाद साहब हो, डॉक्टर संजय निषाद हो, ये सारे के सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अक्सर अपनी लॉयल्टीज को बदला है। और क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सारा माननीय मोदी जी के पास था, यहाँ अमित शाह साहब के पास था, तो इसलिए ये अलायंस पार्टनर जरूर हैं, लेकिन ये मजबूरन अलायंस पार्टनर्स हैं, बल्कि नेचुरल अलायंस पार्टनर्स तो उनके शिवसेना थी और अकाली दल था, जो आज उनके साथ नहीं है। तो इस बात की बहुत संभावना है कि 240 सीटें अगर बीजेपी को मिलती हैं, जिसकी मेरी गणना के अनुसार सबसे ज्यादा, अगर जो अंडर करंट मैंने देखा है, अंडर करंट बहुत भीषण देखा है, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मैंने जैसे लोगों ने आंकलन किया है, सोफोलॉजिस्ट, उनके आधार पे मैं कर रहा हूं, लेकिन मेरा अगर पर्सनल ओपिनियन देखें तो ये चुनाव 1977 वाला चुनाव है, जिसमें अंडर करंट बहुत तगड़ा है, और हो सकता है कि सारे अनुमानों को छोड़कर बीजेपी 170, 180 सीटों पे पहुंच जाए। लेकिन क्योंकि मैं इसमें मतैक्य करने की बात कर रहा हूं, और अगर इस प्रकार के आंकलन होते हैं, तो उसके बाद माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना मेरे हिसाब से शून्य है। बार्गेनिंग तगड़ी होगी, कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट लाया जाएगा कि जिसके आधार पे, जो हमारे देश के अंदर एक पुराना 75 साल का हमारा इतिहास है, जिसमें सामाजिक सौहार्द रहा है, जिसमें लोगों को परेशान नहीं किया गया है, जिसमें कानून बिना सोचे समझे नहीं लाए गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश निर्णायक होगा। वहां पे बीजेपी को 50 सीट मिलती हैं, 40 सीटें मिलती हैं या 30 सीटें मिलती हैं। सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि बीजेपी को 35-40 सीटें मिलेंगी, और उसके बाद माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। देश एक अगला नया प्रधानमंत्री चुनेगा, जो चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो, चाहे आंध्र प्रदेश से हो। वो डिपेंड ये करता है कि चाहे वो बिहार से हो, वो डिपेंड ये करता है कि वो अलायंस पार्टनर्स क्या बीजेपी के साथ रह के उनका सपोर्ट लेके अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, या इंडिया अलायंस में जाकर एक वहां पे मतैक्य स्थापित करके अपना वो बनाएंगे। लेकिन पूरी गणना के अनुसार और पूरे आवेग को देखते हुए, सारी प्रतिक्रियाओं को देखते हुए, इस बात की संभावना मेरे अनुसार बहुत कम है कि 2024 के बाद माननीय मोदी जी दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।